ज़्यादा नमक कम करोगे तो साल्ट कम हो जाता है बॉडी में। सर्दियों में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आदमी की डोज रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक भी ज़्यादा जाती है। तो जिनको हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इनके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक होने के ज़्यादा हो जाते हैं। जो देखते हैं कि कितने लोगों को हार्ट का बीमारी थी, तो ये देखा गया कि 70 से 80% लोगों को हार्ट का डिजीज करा लेना चाहिए। जिनको रिस्क होगा उनको रिस्क प्रोफाइल हम दिखा देते हैं कि आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के हैं या नहीं। 90% जो मरीज हैं वो कहते हैं हमें बहुत फायदा हो। ये तो बहुत अच्छी बात तो उनके बहुत अच्छी। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, ठंड का प्रकोप है, धुंध पड़ी हुई है। यह सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि कानपुर में 130 से ज़्यादा लोग ठंड के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मर गए हैं। यहाँ भी बहुत ठंड है, यहीं सभी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस ठंड में अपना बचाव करना चाहिए। और बहुत से यहाँ भी ऐसे केसेस आए हैं जिनका ठंड के साथ इनकी मृत्यु हो गई है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहनलाल जी। डॉक्टर मोहनलाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे इस ठंड के कारण क्या कारण है कि इतनी जो मौत हो रही है, कैजुअल्टीज हो रही हैं, और उसके बाद हमें इस ठंड में क्या बचाव करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बहुत ठंड पड़ रही है, कोहरा है, धुंध है, बर्फबारी हो रही है, अब तो थोड़ा बारिश का भी मौसम बन रहा है, अगले 2-3 दिन में बारिश भी होने वाली है। तो ऐसे में ठंड में किस तरह से अपने आप को बचाव करो? क्या ये सही है कि ठंड के कारण भी हार्ट अटैक हो रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये तो शुरू से ही पता है कि ठंड में हार्ट की डिजीज़, स्ट्रोक, कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब किसी को हार्ट की बीमारी ऑलरेडी हो वो भी ज़्यादा हो जाती है। या किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो इनको भी हार्ट अटैक होने के चांस वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं। पर यह भी देखा गया है कि हार्ट अटैक सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। और ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक यूजुअली अर्ली मॉर्निंग होते हैं। स्ट्रोक भी सुबह होती है और हार्ट अटैक भी सुबह होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो आमतौर पर देखा गया कि लोग सेडेंट्री हो जाते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन कर देते हैं। तो वो जब भी निकलते हैं तो उनका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। जब किसी का हार्ट रेट तेज़ हो जाता है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हार्ट के लिए और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ठंड में क्योंकि जो वेसल्स हैं, हार्ट की नाड़ियाँ या लेग्स की नाड़ियाँ जो हैं वो सुंगड़ जाती हैं ठंड के कारण। तो जब ठंड के कारण सुंगड़ जाती हैं तो उस जो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी थोड़ी डिजीज़ है या माइल्ड डिजीज़ है, इनके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक होने के ज़्यादा हो जाते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर है उनको भी हार्ट को ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब गर्मी होती हैं तो हम कहते हैं थोड़ा नमक कम करो, ज़्यादा नमक कम करोगे तो साल्ट कम हो जाता है बॉडी में। सर्दियों में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आदमी की डोज रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, हार्ट अटैक भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें एडवाइस यूजुअली विद द चेंज ऑफ सीज़न देनी पड़ती है। और ये शुरू से जब भी हम पढ़ते थे तो तभी से दिखाया गया कि डायरनल वेरिएशन, कि हार्ट अटैक सुबह ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक ठंड में ज़्यादा होते हैं और हार्ट अटैक किसी कंडीशंस में ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि सर्दियों में बहुत हार्ट अटैक के चांसेस होती है, तो सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सुबह सैर करने के जाते हैं, उनमें से मैं भी एक कुछ दिनों से बंद की हुई है, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? उनके लिए मेरा सुझाव है कि जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर्स हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है, 40 साल की उम्र है रफली, और ना ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, इनको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके मुंह ढक के और अच्छे से कपड़े डाल के जाना चाहिए। बट अवॉइड करें सर्दियों में, और जब थोड़ा सूरज चढ़ता है, जब धूप निकलती है तो उस वक्त चलें। कोई ये बड़ा जरूरी नहीं होता है कि आदमी को सवेरे ही सैर करनी है। जी। सैर किसी वक्त की भी सैर है वो फ़ायदेमंद है, चाहे वो शाम को करे चाहे वो दोपहर में। कई लोग दोपहर को ऑफिस से निकलते हैं तो दोपहर को सैर करके फिर दोबारा ऑफिस में जाके
काम करते हैं। तो ये सैर करनी है, ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सर्दियों में बड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं, मुंह ढक के, लिम्स को कवर करके, और विंडी एरिया में, विंडी जहाँ पे एरिया होता है उधर नहीं जाएं, और घर में थोड़ा सा 8-9 बजे के बाद जब थोड़ा सा सूरज चढ़ता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, तो उस वक्त जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम देखने में अक्सर आता है कि ऑफिस में भी और घरों में भी आम है, ज़्यादा ठंड होती है तो हम हीटिंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, या हीटिंग में कितनी देर बैठना चाहिए, इसका बारे में आप क्या कहें? हाँ, जब ठंड होता है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, और लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों की आदत है कि सेडेंट्री हो जाते हैं, एक उनका वेट भी गेन हो जाता है, और बैठे बैठे जब भी किसी हीटर के सामने अगर होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा हीटर ऑफ कर लें, या हीटर को थोड़ा सा पीछे कर लें। डायरेक्ट हीटिंग टू दी बॉडी नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल तो लोगों के पास एयर कंडीशन है जो हीटिंग करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, तो वो सिस्टम थोड़े से ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट हीटिंग का सिस्टम है। तो जिनको डायबिटीज़ होती है, इनको तो कई दफ़ा सुन्न होता है पाँव, और डायरेक्ट हीटिंग से पता भी नहीं लगता कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या नहीं, तो बर्न भी कई दफ़ा देखे गए हैं कि इन डायरेक्ट हीटिंग से, जहाँ हॉट वाटर बॉटल से लोगों को बर्न हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा केयर करना चाहिए, डायरेक्ट हीटिंग नहीं लेनी चाहिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस रख के इंटरमिटेंट हीटिंग कर लें। डॉक्टर साहब, जब कमरे से बाहर निकलते हैं जी उस वक्त भी थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि आउटसाइड टेम्परेचर इज मच लेस जो आपने अंदर से हीटिंग के किया है, तो स्लोली आप थोड़ा सा मूवमेंट करें। एक आम बात है लोगों में जो अल्कोहल लेते हैं, जो कहते हैं वो ठंड है बहुत, चलो जी ब्रांडी ले लेते हैं, रम ले लेते हैं, विस्की ले लेते हैं, तो क्या ये इसके लिए है, ऐसे जरूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल इन एनी फॉर्म इज नॉट रिकमेंडेड, इज नॉट गुड। वो पहले कहते थे कि हार्ट वाले पेशेंट के लिए थोड़ा सा अल्कोहल ले लें तो इट इज़ ए वेन डायलेटर। वो उस वक्त ठीक था जब हमें पता नहीं था कि व्हाट आर द अदर बेस्ट थिंग्स अवेलेबल टू अस। तो लेकिन अगर आप ये लेंगे, अल्कोहल लेंगे, तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, तो रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाती है। तो जिनको हार्ट की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज़ है, इनके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक होने के ज़्यादा हो जाते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि 90% जो अल्कोहल है वो बाहर ही लेते हैं, ओनली 10 to 15% लोग घर में बैठ के कोजी एरिया में लेते हैं। जब वो कहीं बाहर में या कहीं लेते हैं, उसके बाद वो बाहर जाते हैं, अल्कोहल लेके थोड़ा बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, या पैदल ही जाते हैं, या किसी ऑटो में वगैरह जाते हैं, उस वक्त उनके चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक्स आर हाई। तो उस वक्त केयर करके ही बाहर जाना चाहिए, कवर करके, एंड दे शुड ट्राई टू कम बिफोर द मिडनाइट के, आपको कोई ज़्यादा ठंड के टाइम आप बाहर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने में आई कि यंग जो लड़के हैं वो अचानक, जहाँ तो वो जिम कर रहे हैं वहाँ गिर जाता है, कुछ स्टेज में परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, वो गिर जाता है। ऐसे बहुत चांसेस हुए, हमारे कुछ फिल्म स्टार भी हैं, वो भी इसी तरह मर गए। तो ये एक क्या कारण है कि ये मतलब जिम करने से या कुछ एक्सरसाइज करने से या कुछ करने, इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से? देखिए, ये ऐसा है कि हमको देखने के गया कि जब भी किसी को सडन डेथ होती है कि एकदम पहले पता नहीं है कोई बीमारी है और सडनली ही डाइड। जब रात को सो गया, सवेरे उठा तो देखा कि वो सोया हुआ है, तो लेकिन वो मरा हुआ है। जहाँ किसी को थोड़ी सी हार्ट की बीमारी होती है वो जिम में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑलरेडी 90% लोगों को हार्ट का बीमारी होती है। एक कैसे पता लगता है कि हमारे जो सेंटर होते हैं, रिसर्च जो होते हैं, उनमें ये देखा गया कि 100 आदमी सडन डेथ वालों को ऑटोप्सी कर देते हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितने लोगों को हार्ट का बीमारी थी। तो ये देखा गया कि 70 से 80% लोगों को हार्ट का डिजीज़ ऑलरेडी है, उनको पता नहीं था, तो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये डिजीज़ पिकअप भी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे देखो जी मुझे हार्ट का डिजीज़ है या नहीं,
तो कई डिजीजेज हैं उनका पिकअप करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल है, अनलेस वो कोई सस्पेक्ट करे, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, फिर डायग्नोसिस करे, फिर कह सकते हैं। तो ऐसे कहना किसी को कि मुझे हार्ट का बीमारी नहीं है, जैसे ये बड़ा कॉमन है कि लोग ईसीजी कराते हैं जी। वो कहते हैं कि मेरे ईसीजी डॉक्टर मेरी ईसीजी कर दो, ईसीजी ठीक है। वो समझते हैं कि हार्ट की बीमारी नहीं है, ईसीजी ठीक है। ईसीजी नॉर्मल डज नॉट मीन कि आपको हार्ट का बीमारी नहीं है। हो सकता है आपकी तीनों नाड़ियाँ बंद हो लेकिन ईसीजी ठीक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने हार्ट अटैक हुआ, आपको हार्ट का बाईपास हुआ, उसके बाद भी ईसीजी ठीक हो सकती है जी। तो इसका मतलब है, इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि लोग कहते हैं कि मेरी ईसीजी जनाब मैंने कराई थी, ईसीजी ठीक है। ये हिस्ट्री से ही पता लगता है। आदमी को पूछना पड़ता है कि भाई आपको छाती दर्द है, सांस चढ़ता है, चक्कर आता है, थकावट होती है, जहाँ कहीं चक्कर आया, कभी गिर गए, कभी झोंका लगता है, या रात को खराटे मारते हैं, जहाँ आप मोटे हैं, आपसे चला नहीं जाता, जहाँ कोई पहले कभी कोई पासा कोई मारा गया है, ये सारी हिस्ट्रियाँ ले के तो फिर डॉक्टर के सजेशन करता है कि आपको लगता है कि शायद हार्ट का बीमारी होगा, फिर वो डायग्नोसिस करता है, ईसीजी, एक्सरे, इको, एंजियोग्राफी जहाँ करता है, तो उसके बाद कह सकता है कि आपको हार्ट का बीमारी। अदरवाइज सडन डेथ जो होती हैं जिम में होती, जहाँ के जो डांस परफॉर्मेंस, ये आजकल बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है तो पता लगता है, लेकिन ये आगे भी होती थी, पहले भी होती थी। मैं जब इधर मेडिकल कॉलेज में था, मैंने कोई 10-12 पेशेंट ऐसे देखे हैं जो स्पीच करने गए, स्पीच में गिर गए, ब्रॉड हॉस्पिटल डेथ। एक आदमी था वो लड़ रहा था किसी के साथ, लड़ते लड़ते वो गिरा और ही डाइड। क्योंकि उस वक्त उनको हार्ट का बीमारी पॉसिबली पहले थी, स्ट्रेस हुआ, हार्ट रेट बढ़ा और वो बर्दाश्त की पावर नहीं होती, सडनली अरिदमिया होता है, इसको कहते हैं। ये जो सडन डेथ होती है ये आमतौर पर रिदमिक डेथ है। रिदमिक मतलब है कि सडनली हार्ट रेट 180 चला गया, 200 चला गया, जहाँ हार्ट रेट बिल्कुल कम हो गया, ड्रॉप हो गया और दिमाग में खून का दौरा नहीं गया। उसके बाद चाहे वो ब्रेन डेथ हो, जहाँ हार्ट की डेथ हो, उस वैस्कुलर डेथ ही गिनी जाती है, तो उसको सडन डेथ कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम शायद इसी को कहते हैं जो आपने बताया, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूँ कि साइलेंट अटैक हुआ, उसको साइलेंट हार्ट अटैक था, उसको पता ही नहीं चला, रात को सोया, साइलेंट अटैक, बिल्कुल ठीक ठाक था, साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक क्या है? साइलेंट एक होती है, जैसे मुझे ब्लड प्रेशर है, मैंने कभी चेक ही नहीं कराया जी। जब मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास तो डॉक्टर देखता है तुम्हारा तो 200 है, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कभी हुआ ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ ही कोई नहीं है। तो ये है साइलेंट डिजीज़ जी। ऐसे ही हमारे हार्ट की डिजीज़ भी साइलेंट गिनी जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारे पास लोग गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने आते हैं तो हम कहते हैं ईसीजी, एक्सरे कराओ। जब वो ईसीजी कराते हैं तो उसमें डॉक्टर कहते हैं तुम्हें तो हार्ट अटैक हुआ है। वो कहते हैं नहीं जनाब मुझे सारी ज़िंदगी कोई तकलीफ ही नहीं हुई, आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। साइलेंट हार्ट अटैक उनको होता है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो। एक आदमी है कि डायबिटीज़ है, जहाँ जिसका पहले ही कोई हार्ट का ऑपरेशन किया हो, जैसे वेल्व का डिजीज़ कराते हैं या कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कराते हैं, जहाँ किसी वक्त बाईपास कराते हैं, उसके बाद वो पेन नहीं होती उसको। जब एक दफ़ा बाईपास करा लिया, उसकी नसें वगैरह टूट जाती हैं तो उसको पेन की फीलिंग नहीं होती, उसको सारी बीमारी वही होती लेकिन उसको पेन की फीलिंग नहीं होती और पता नहीं लगेगा जब तक पेन नहीं होगी, डॉक्टर के पास नहीं आदमी जाता है। तो साइलेंट है उसके फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डिजीज़ इज देयर, डिजीज़ मैनिफेस्ट करती है। देखिए किसी को भी हार्ट अटैक जो कहते हैं कि आज हार्ट अटैक हुआ उसको, तो उसकी डिजीज़ आज नहीं हुई, उसकी डिजीज़ है पहले 10-15 साल से चल रहा है, वो ली है डिजीज़, वो चल रहा है, लोगों को सिम्टम नहीं है, उसको सिम्टम नहीं है लेकिन डिजीज़ है। बहुत पेशेंट हैं हमारे पास जिनको कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं तो हमने बाईपास उनका कर दिया। बहुत पेशेंट हैं जिनको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, उनके स्टेंट पड़े हुए हैं। बहुत पेशेंट हैं जिन डायबिटिक वाले और किडनी वाले जिनको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं तो लेकिन उनको स्टेंट 3 पड़े हैं, 2 दफ़ा पड़ गए हैं, जहाँ एक दफ़ा स्टेंट पड़ा, दूसरी दफ़ा बाईपास हो गए। तो इनको पता नहीं लगता बीमारी होती है। तो ऐसे इसलिए कहते हैं ना कि 40 साल के बाद एक जनरल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। जी जी। पर्टिकुलरली उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन कहीं आपने सुना होगा कई लोगों के फैमिली में एक फादर की डेथ 40 साल में ही होगी, चाचे की डेथ
45 साल में होगी। तो दैट मीन्स फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक बैकग्राउंड है, और उस बच्चे को, जो बच्चा उस फैमिली में है, उसको पहले ही चेकअप कराना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, इको, ईसीजी, ताकि हम पिकअप कर लें कि इनको बीमारी है, ताकि उनका इलाज पहले ही स्टार्ट हो जाए तो प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ फिर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को स्मोकिंग करता है, जहाँ मोटापन है, जहाँ किसी फैमिली हिस्ट्री है कि भाई इन पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़, हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा जल्दी पिकअप करके 40 साल में ही उनका टेस्ट करा लेना चाहिए। जिनको रिस्क होगा उनको रिस्क प्रोफाइल हम दिखा देते हैं कि आपके चांसेस हार्ट अटैक होने के हैं या नहीं है। तो ऐसे ही आज इसीलिए इम्पॉर्टेंट हुआ है कि जब कोई किसी की नौकरी लगती है जी, जहाँ कोई आदमी पुलिस में जाता है, जहाँ एयरफोर्स में जाता है, तो उनको पहले कहते हैं पहले चेकअप कराओ। यहाँ कोई KAS लगता है, IAS अफसर लगता है, इनको सबका पहले एक चेकअप करते हैं, हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक बेस लाइन हमें बन जाता है कि ये आदमी KAS में सेलेक्ट हो गया, ये आदमी के आगे इसने परफॉर्म करना है, इसको स्ट्रेस होनी है, तो ऐसे पर्सन को हार्ट का डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो उस वक्त उसका इलाज हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हम बहुत पिकअप करते हैं जब हम के पुलिस के पेशेंट देखते हैं, आते हैं पुलिस वाले सिलेक्शन में, तो बहुत लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, कईयों को कंजेनिटल होती है, उनको पैदाइशी बीमारी है, उनको नहीं पता है, बहुत है। हमें प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ को देखते हैं, उनको हम जब देखते हैं तो उनको लगता है कि जब थोड़ी थोड़ी धड़कन हो रही है, तो हम देखते हैं तो उनको तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, उनको तो सुराख है, जहाँ सुराख उनको पुराना है, 20 साल का है, लेकिन नहीं पता है क्योंकि उनको तकलीफ ही नहीं है। तो वो तो डॉक्टर के पास जाके ही पता लगता है, वो डॉक्टर भी उसी वक्त जब उसको पूछता है तो फिर बता सकता है कि आपके चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट को थोड़ी केयर ज़्यादा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि आम जो लोग बातें करते हैं, कि आपने भी बात की उसके बारे में, एक तो रात को खरांटे बहुत आते हैं जिनको, उनकी, दूसरा वो कहते हैं खरांटे के साथ साथ जब हम सोते हैं तो दिन में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब रात को सोने जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज होती है, उसकी आवाज़ तक हमें सुनाई देती है। तो उन पेशेंट्स का क्या है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, ये इग्नोर्ड चीज़ें हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ये इग्नोर्ड हो गया, कि एक आमतौर पर हम सुनते हैं, हमारी फैमिली में भी होता था, हमारे रिश्तेदारों में भी है कि भाई रात को खराटे बड़े मारता है। अब वो खराटे तो मारता है बिकॉज ऑफ डिजीज़, और पहले ये पता नहीं था कि ये जो खराटे मारने से क्या क्या होता है। अब हमें सारा पता है कि इस खराटे वाले को क्या चांसेस हैं आगे बीमारी होने के। एक तो उसका वजन बढ़ जाता है, एक उसको शुगर होने के चांस हो जाता है, एक उसको सडन डेथ वेरी कॉमन। सोए हुए जो मरते हैं ना, आमतौर पर खराटे में ही मरते हैं। खराटा एक ऐसी है, खराटे में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बॉडी में वो इतनी कम हो जाती है कि आदमी फड़कता है, वो उठ के बैठ जाता है, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलता है, बाहर चले जाता है, फिर आके अंदर आके फिर सो जाता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर खराटे मारना शुरू कर देता है। तो ये तो फैमिली वाले समझते हैं कि ये तो मारता ही है, इसको क्या है, लेकिन नहीं, इसका इलाज है। आजकल इसका इलाज है, और देखा गया है जो आदमी खराटों का या स्नोरिंग का, जहाँ जिनको एपनिया होता है, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो जिनको इनका इलाज करो तो इनकी लाइफ मिजरेबल से इतनी अच्छी बन जाती है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया, ये इलाज है इसका। तो लोगों को हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं, वज़न उनसे कम हो जाता है, दिन को एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि रात को सिरे बहुत ठीक ठाक होते हैं, सिरे ठीक ठाक नहीं होते। जो जिनको बीमारी होता है खराटे वाली, हर आदमी को, खराटे वाले को, हर आदमी को बीमारी नहीं होती, कुछ को होती है। जिनको बीमारी होती है वो सिरे भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ऑफिस में जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ी देर बैठे बैठे ही सो जाएंगे। जहाँ गाड़ी चलाते 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 जहाँ लंबा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उसको ठोकर लग जाता है कि वो कुछ हो गया जी मुझे। ऐसा काफ़ी आप देखेंगे, कई दफ़ा हम रिश्तेदारों में बैठते हैं तो हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो तीसरा बंदा जो है वो आंखें ऐसे कर देता है, बंद कर देता है, तो उसको कुछ बीमारी है, ऑक्सीजन कम हो रही है, इसलिए उसको स्लीपीनेस थोड़ा ज़्यादा है। इसको कहते हैं सोमनोलेंस। अर्ली मॉर्निंग पे ही दिन को ही सो जाता है। तो जहाँ बात, कई दुकानदार हैं, बहुत दुकानदार, हम दुकान पे जाते हैं तो वो सोया होता है, तो उसे जगाते हैं, बिल्कुल तो वो दिन को ही सोया होता है। तो ये बीमारियाँ आमतौर पर
पिकअप हो जाती हैं। तो इनका आजकल कोई ट्रीटमेंट भी इनका है? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। इनको एक स्लीप स्टडी करते हैं जी। हम करते हैं कि ये खराटे तो वो लोगों को है, लेकिन उनमें से पिकअप करते हैं कि किन पेशेंट्स को फ़ायदा होगा दवाई से। उनको एक स्लीप स्टडी करते हैं, रात को सोए हुए पिकअप करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में ड्रॉप करती है, कितनी दफ़ा करती है, किस लेवल तक जाती है। और फिर उसको हम ट्रायल करते हैं किसी एक मशीन देख के कि उसको लगाते हैं, CPAP उसको कहते हैं, वो लगाते हैं। फिर उससे लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि इसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसको फ़ायदा हो रहा होगा तो फिर उसके लिए मैनी टाइप्स ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल, वो उसको हम ऑटो CPAP पे वगैरह रख देते हैं। फिर वो लगाता है तो विद इन 5 to 7 डेज हमेशा 90% जो मरीज हैं वो कहते हैं हमें बहुत फ़ायदा हो। ये तो बहुत अच्छी बात तो बताई इनका आपने। उनके बहुत अच्छी अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बता दी ताकि उनकी हेल्थ जो है हार्ट के मामले में कम से कम वो ठीक रहे इस मौसम में। देखिए, हार्ट का बीमारी एक ऐसी है जो बहुत कॉमन है, बहुत लोगों में है, हर फैमिली में होती है। कई लोगों को जेनेटिक बैकग्राउंड होती है, लेकिन इन्वायरमेंट भी उसमें पार्ट प्ले करता है। जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे हार्ट की बीमारियां भी आती रहती हैं। हालांकि कंजेंटल पैदाइशी भी बच्चे को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लेकिन जो आम तौर पर ये हार्ट की बीमारी है, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये 30-40 साल से बाद आती है। जो हार्ट की नाड़ियों की बीमारी है, जब वैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक जो है, ये आमतौर पर 40 साल के बाद आती है। और इसको बचाव के लिए पहले तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली पिकअप इन्वेस्टिगेशंस और उसका अर्ली इलाज करना चाहिए। और जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है और स्मोकिंग करते हैं, मोटे हैं और फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि डॉक्टर उनको बता सके कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा है तो उसको दवाई से, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, दवाई से BP ठीक हो गया तो आप दवाई छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वंस एक दफ़ा BP का दवाई लग जाए तो उसको लेते रहना चाहिए, चाहे उसकी मात्रा कम कर दें, आधी कर दें, जब तीसरे दिन करनी पड़ेगी, वो डॉक्टर की सलाह मशवरा के बगैर नहीं करनी चाहिए। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 100 मिलीग्राम होना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से नीचे होना चाहिए। ये कुछ फिगर्स हैं जो आदमी को याद रखनी चाहिए ताकि उसके मुताबिक वो अपने आप को कंट्रोल करे और डॉक्टर की सलाह मशवरा लेता रहे फॉर बेटर लिविंग। और डाइट को अच्छी तरह कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रा फैट नहीं खाने चाहिए, नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग टोटली बैंड है। और फास्ट फूड जो आदमी आजकल बच्चे काफ़ी कम खाते हैं, इसको रिड्यूस करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। और माइल्ड एक्सरसाइज, हम नहीं कहते हैं कि सारे आदमी जिम में जाएं, हम कहते हैं एक्सरसाइज करो 30 to 35 मिनट्स इन ए डे और 4 or 5 टाइम्स इन ए वीक। आप ये करें, आप कंट्रोल करें। आपका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, हम देखते हैं मोटापन कितना है, क्या एक्स्ट्रा फैट है, जहाँ आपका बॉडी मास ठीक है या नहीं, तो उसके मुताबिक आपको एडवाइस मिल जाती है। तो आप यू कैन हैव ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब की सलाह को मानेंगे और सेहतमंद रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।